नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र का जो 5वां लेसन है सांस्कृतिक परिवर्तन, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? यानी कि संस्कृति के अंदर, अपने भारतीय समाज की संस्कृति के अंदर जो परिवर्तन आते हैं उन्हें सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत माना जाता है। इसमें है जब भी किसी समाज की संरचनात्मक व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो सांस्कृतिक परिवर्तन भी होता है, क्योंकि संरचनात्मक व्यवस्था में परिवर्तन मनुष्य के आचार, व्यवहार और मनोभावों में परिवर्तन करता है। यानी कि जब भी किसी समाज की संरचना में या उसकी व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो सांस्कृतिक परिवर्तन भी होता है, यानी कि उसकी संस्कृति में भी परिवर्तन आता है। क्योंकि संरचनात्मक व्यवस्था, क्योंकि समाज की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन मनुष्य के व्यवहार और उसके रहन सहन और उसके मनोभावों में परिवर्तन करता है। यानी कि जो परिवर्तन आता है सांस्कृतिक परिवर्तन, तो उसके विचारों में भी परिवर्तन आता है, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है और उसके रहन सहन में भी परिवर्तन आता है। फिर आगे है भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत में पूर्व के अन्य शासकों में इतर औपनिवेशिक शासन अत्यंत प्रभावशाली रहा और इसके कारण भारतीय सामाजिक व्यवस्था में गहरे परिवर्तन आए। यानी कि इतिहास में भी जो है भारत की संस्कृति में परिवर्तन को देखा गया है। पूर्व के अन्य शासकों से इतर औपनिवेशिक शासन अत्यंत प्रभावशाली रहा, यानी कि उनके शासन के द्वारा, उस शासन व्यवस्था के कारण भारतीय संस्कृति में बहुत ही परिवर्तन आए और इसके कारण भारतीय सामाजिक व्यवस्था में गहरे परिवर्तन आए थे। उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था, यानी कि अंग्रेजी शासन जो था, अंग्रेजों का शासन था, वो किस पर आधारित था? पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। इसने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया था, यानी कि इसके कारण जो है समाज की जो है आर्थिक व्यवस्था बहुत ही प्रभावित हुई। रेल के प्रारंभ से आम जन को आवाजाही बढ़ी, लोगों के संपर्क बढ़े, यानी कि उपनिवेशित काल में रेल की जो व्यवस्था आरंभ हुई उसके कारण असाधारण मनुष्य की आवाजाही बढ़ी, यानी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, लोगों के संपर्क बढ़े, यानी कि एक देश से दूसरे, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग आपस में मिलने लगे। रोजगार की तलाश में लोगों का शहरों की ओर पलायन हुआ और उसके कारण क्या हुआ कि व्यक्ति अपने रोजगार के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। इससे औद्योगिकरण एवं नगरीकरण को बढ़ावा मिला, यानी कि लोगों के शहरों की तरफ जाने से वहाँ पर औद्योगिकरण, यानी कि नए उद्योग धंधों और नगरों का विकास बढ़ने लगा। इसके फलस्वरूप नए सामाजिक संबंधों एवं नवीन सामाजिक समूहों का भी उद्भव और विकास हुआ और इस कारण से सामाजिक संबंध जो है, समाज के संबंध है, उसमें भी परिवर्तन आया। सामाजिक समूहों का भी उद्भव एवं विकास हुआ और धीरे धीरे नगरों में जो है एक सामाजिक समूह बनने लगे और उन सामाजिक समूहों का विकास हुआ। फिर दूसरा है समाज सुधार आंदोलन की सांस्कृतिक परिवर्तन में भूमिका। 19वीं सदी के समाज सुधारकों ने धार्मिक ग्रंथों को आधार बनाकर उन कुरीतियों पर कुठाराघात किया, यानी कि समाज सुधार आंदोलन जो हुए उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन में भी अपना योगदान दिया था। तो 19वीं सदी में जो समाज सुधारक हुए उन्होंने धर्म ग्रंथों के आधार बनाकर, यानी कि धर्म ग्रंथों के आधार पर उन कुरीतियों पर, यानी कि समाज के अंदर जो अनावश्यक कुरीतियाँ फैली हुई थी उसके ऊपर कुठाराघात किया, यानी कि उसको रोकने के प्रयास किए, जो कि धर्म ग्रंथ की स्वीकृति, अपूर्ण एवं अनर्थपूर्ण व्याख्याओं के कारण, पूर्व में स्त्री एवं जातिगत भेदभाव के कारण कुछ जातियाँ शोषण का शिकार बनी, यानी कि कुछ जातियों के अंदर जो स्त्रियों के ऊपर शोषण किए जाते थे तो उन शोषण को रोकने के लिए समाज सुधारकों ने आंदोलन किए। पूर्व में स्त्रियों एवं जातिगत भेदभाव के कारण कुछ जातियाँ शोषण का शिकार बनी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, निषेध और जाति भेद, कुछ इस प्रकार की कुरीतियाँ थी, यानी कि ये जो थी सबसे पहले बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ समाज के अंदर फैली हुई थी। समाज सुधारकों के अलावा 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रवादी नेताओं ने भी इन सुधारों की दिशा में अथक प्रयास किए और 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रवादी नेता जो थे उन्होंने इन कुप्रथाओं को रोकने के लिए बहुत ही प्रयास किए। इस प्रकार समाज सुधारकों ने अपना प्रभाव इसलिए स्थापित किया क्योंकि उसमें आधुनिक विचारों की प्राचीन साहित्य से
सार्थकतापूर्ण रूप से जोड़ने की चेष्टा की जाए। तो इन समाज सुधारकों ने ये जो है इन कुरीतियों को रोकने का प्रयास इसलिए किए ताकि आधुनिक विचारों को प्राचीन साहित्य में, यानी कि आधुनिकता के विचारों को प्राचीन जो परंपराएं हैं उसको साथ जोड़ने की चेष्टा की ताकि लोगों के अंदर आधुनिकता के विचार उत्पन्न हो सके। फिर ये सांस्कृतिक परिवर्तन में संचार साधनों की भूमिका, यानी कि समाज के अंदर सांस्कृतिक परिवर्तन जो हुए उसमें संचार साधनों का क्या योगदान रहा। 19वीं सदी में समाज सुधारकों के विचार को समस्त भारत में फैलाने के लिए संचार माध्यमों का योगदान उल्लेखनीय रहा। संचार के विभिन्न स्वरूपों की गति नवीन प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप प्राप्त हुई, यानी कि नवीन प्रौद्योगिकी के कारण ये जो गति प्राप्त नवीन ये जो है संचार के विभिन्न स्वरूपों को गति नवीन प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप प्राप्त हुई। प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राम, माइक्रोफोन जहां आमजन तक बुद्धि योगियों, समाज सुधारकों एवं राष्ट्रवादी नेताओं के विचारों को पहुंचाया, वहीं रेल के जरिए भी भारत के कोने कोने तक बुद्धिजीवियों के विचार पहुंच रहे हैं। यानी कि इन संचार साधनों के द्वारा लोगों तक आम जन की परिस्थितियां और उनके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचने लगी। नवीन प्रौद्योगिकी तथा संगठन जिन्होंने संचार के विभिन्न स्वरूपों को गति प्रदान की ने सांस्कृतिक व्यवहार में भी परिवर्तन किया, यानी कि इन संचार के साधनों विभिन्न स्वरूपों को गति प्रदान करी नवीन प्रौद्योगिकी ने करी। समाज सुधारकों ने सभाओं गोष्ठियों के माध्यम से तो अपने विचारों को आमजन तक पहुंचाए ही, परंतु इसके साथ जनसंचार के माध्यमों ने भी सामाजिक विषयों पर चर्चाएं ज्वलंत रखी। यानी कि समाज सुधारकों ने तो इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए अपने योगदान किया, लेकिन साथ में ही जनसंचार के जो माध्यम थे इन्होंने भी इन सामाजिक विषयों पर यानी सामाजिक कुरीतियों पर जो है ज्वलंत यानी कि चर्चाएं, यानी कि उन कुरीतियों को अपने प्रेस के द्वारा या लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया। फिर अगला आता है पश्चिमीकरण, यानी पश्चिमीकरण किसे कहते हैं। पश्चिमीकरण का तात्पर्य उस पश्चिम उग्र सांस्कृतिक प्रतिमान से है जिससे भारत के कुछ लोगों ने आत्मसात किया है। अंग्रेजों के शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों को श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण नाम दिया। यानी कि भारतीय लोगों ने अंग्रेजी सभ्यता को जो अपनाया है तो श्रीनिवास ने उस अंग्रेजी सभ्यता को अपनाने को क्या कहा, पश्चिमीकरण कहा है। पश्चिमीकरण को परिभाषित करते हुए योगेंद्र सिंह ने लिखा है, मानववाद तथा बुद्धिवाद पर जोर पश्चिमीकरण है। यानी कि पश्चिमीकरण का जो प्रभाव लोगों के मन के ऊपर और उनके बुद्धि के ऊपर जो पड़ा है वह क्या कहलाता है, पश्चिमीकरण कहलाता है, जिसने भारत में संस्थागत तथा सामाजिक सुधारों का सिलसिला प्रारंभ किया। यानी कि उस पश्चिमीकरण के कारण समाज के अंदर अनेक सुधार हुए। वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय, देश में नवीन राजनीतिक संस्कृति और नवीन सम पश्चिमीकरण के उत्पादन है। यानी कि ये जो है वैज्ञानिक, औद्योगिक यानी कि नए विज्ञान के जो देश के अंदर जो नवीनता आई है उसके कारण राजनीतिक संस्कृति और पश्चिमीकरण के उपोत्पादन है। यानी कि इस पश्चिमीकरण के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। संक्षेप में पश्चिमीकरण का अर्थ पश्चिमी देशों की सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं व मूल्यों की पूर्वी देशों द्वारा अपनाने जाने की प्रक्रिया है। यानी कि संक्षेप में छोटे रूप में हम कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण का अर्थ है पश्चिमी देशों की, यानी कि पश्चिमी देशों की जो सामाजिक संरचना है, यानी कि उन सामाजिक संरचना में व्यवस्था, खान पान, रहन सहन ये सभी आते हैं। तो इन सांस्कृतिक व्यवस्था मूल्यों को पूर्वी देशों द्वारा अपनाए जाने की प्रक्रिया, यानी कि पश्चिमी लोगों के रहन सहन को देख करके या उनकी व्यवस्थाओं को देख करके उसी प्रकार से अपने अंदर परिवर्तन लाना वो क्या कहलाता है, पूर्वी देशों ने अपने अंदर परिवर्तन लाया। तो ये जो परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाया, पश्चिमीकरण कहलाया है। फिर आगे है पश्चिमीकरण की विशेषताएं। श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। पश्चिमीकरण का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ा है, यानी कि मनुष्य के हर जीवन के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा है। पश्चिमीकरण एक अंतर्भूतकारी, संश्लिष्ट और बहुस्तरीय अवधारणा है। यानी कि पश्चिमीकरण की जो धारणा है वो क्या है, बहुस्तरीय, यानी कि बहुत लंबे स्तर पर यहाँ मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पश्चिमीकरण हुआ। पश्चिमीकरण का स्वरूप और गति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा जनसंख्या के एक भाग से दूसरे भाग में भिन्न भिन्न रही है। यानी कि सांस्कृतिकरण की जो स्वरूप है
वो जनसंख्या के एक भाग से दूसरे भाग से भिन्न भिन्न रही, यानी प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग रही है। पश्चिमीकरण मात्र परिवर्तन को ही दर्शाता है, अच्छे बुरे को नहीं, यानी कि उसमें सिर्फ संस्कृति के अंदर या समाज के अंदर परिवर्तन ही दिखाई देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। पश्चिमीकरण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के एक पक्ष को प्रभावित करता है, यानी कि व्यक्ति के जीवन के एक पक्ष को प्रभावित करता है, लेकिन उससे व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष अप्रभावित रह सकता है। कई बार व्यक्ति पश्चिमीकरण से परोक्ष रूप से भी प्रभावित होते हैं, यानी कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो साफ दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं दिखाई नहीं देते हैं। फिर आगे पश्चिमीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज की परंपरा, संस्थाएं जैसे शिक्षा संस्थाएं प्रभावित हुई एवं नवीन संस्थाओं का जन्म हुआ, यानी कि पश्चिमीकरण के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन हुए कि शिक्षा का जो स्तर बढ़ा है और नवीन संस्थाओं का इसमें जन्म हुआ है। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप कस्बों और शहरों में शिक्षित तथा पश्चिमीकरण समूह ने भोजन करने में टेबल और कुर्सी का प्रयोग किया है। इस प्रकार भोजन के कर्मकांड के स्थान पर उनके लौकिकीकरण में वृद्धि हुई है। आगे पश्चिमीकरण में राष्ट्रीयतावाद को बल मिला है, यानी कि एक राष्ट्र में रह करके, यानी कि एक राष्ट्र की जो भावना है वो पश्चिमीकरण के कारण लोगों में उत्पन्न हुई है। पश्चिमीकरण से जातिगत भेदभाव में शिथिलता आई है, साथ ही भाषाई चेतना और प्रादेशिकता के बीच प्रस्फुटित हुए, यानी कि पश्चिमीकरण के कारण जातिगत भेदभाव जो है वो भी कम हुए हैं। पश्चिमीकरण का भारतीय साहित्य व उसकी भाषा शैली पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पश्चिमीकरण ने स्थापत्य कला, नृत्य, संगीत कला, चित्रकला तथा ललित कला को भी प्रभावित किया है। पश्चिमीकरण ने समाज में एक नवीन वर्ग को जन्म दिया जो कि अभिजात वर्ग के नाम से जाना जाता है। श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण शब्द के साथ प्रारंभिक, माध्यमिक तथा तृतीयक विश्लेषण प्रयुक्त किए हैं, यानी कि भारत में प्राथमिक पश्चिमीकरण का स्तर व्यतीत हो चुका है। देश का ग्रामीण क्षेत्र पश्चिमीकरण के माध्यमिक स्तर पर है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो भी पश्चिमीकरण के माध्यमिक स्तर यानी कि दूसरे स्तर पर वो स्थापित है, तथा नगरीय एवं महानगरीय संस्कृति पश्चिमीकरण के माध्यमिक और तृतीय स्तर के मध्य से गुजर रहे हैं, यानी कि नगरीय क्षेत्रों ने पश्चिमीकरण को पूर्ण रूप से अपना लिया है। अब फिर आगे आता है संस्कृतिकरण। श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन के विश्लेषण के लिए 1952 में संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया, यानी कि संस्कृतिकरण की जो मान्यता है उसका प्रयोग श्रीनिवास ने 1952 में किया था, उस अवधारणा का प्रयोग किया था। आगे है संस्कृतिकरण का अर्थ। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न जाति या समूह सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित जाति या समूह के रीति रिवाज एवं नामों का अनुकरण कर अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च बनाते हैं, यानी कि किसी समाज की संस्कृति जो है उसके जो रीति रिवाज है उसको बदल करके किसी दूसरे समाज की सभ्यता को अपनाना क्या कहलाता है? संस्कृतिकरण कहलाता है। संस्कृतिकरण की विशेषताएं। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न जाति, ब्राह्मण जाति या स्थानीय प्रभु जाति का अनुसरण करती है, यानी कि निम्न जातियाँ जो है उच्च जातियों का अनुकरण करती है। संस्कृतिकरण दो तरफा प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की एक सामूहिक प्रक्रिया है, यानी कि संस्कृत सामाजिक गतिशीलता जो होती है उसकी एक सामूहिक प्रक्रिया है। इसमें केवल पद मूलक परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होते। फिर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, यानी कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण के फलस्वरूप लौकिक तथा कर्मकांडी असमानता दूर होती है। संस्कृतिकरण के प्रोत्साहन के कारक, यानी कि कौन कौन से कारण हैं? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। संचार एवं यातायात साधनों का विकास, यानी संस्कृतिकरण जो हुआ है वो किन कारणों से हुआ है? तो उसके लिए पहला है संचार एवं यातायात साधनों का विकास, यानी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे तो उनकी संस्कृति को देख करके अपनी संस्कृति में परिवर्तन करने लगे। फिर है कर्मकांडी क्रियाओं में सुलभता। फिर आए राजनीतिक प्रोत्साहन, यानी राजनीति को भी इसमें प्रोत्साहन मिला है। संस्कृतिकरण का आलोचनात्मक विश्लेषण जो है ये हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।